नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मुझे रूठने न देना, जिसकी राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला, उसकी ये 9वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अभी साकिब हसन की शादी का हंगामा सर नहीं पड़ा था कि अनिला की शादी का हंगामा जाग उठा। घर में फिर से मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई और क्योंकि बड़ी दोनों नहीं बहनें ब्याही हुई थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी। वैसे भी यहाँ कोई मुलाजिम वगैरह नहीं था। घर की सफाई सुथराई, खाना पकाना और अब मेहमानों की खातिर मदारात में वो बिल्कुल घन चक्कर बन गई। उसकी सास भी जैसे इसी इंतज़ार में थी। सारे काम उसे सौंप कर बिल्कुल बेफिक्र हो गई। उनका काम बस पलंग पर बैठे बैठे हुक्म चलाना था और हुक्म की तकमील में ज़रा सी देर हुई नहीं कि वो आए गए का लिहाज किए बगैर ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि वो अपने आप में कट कर रह जाती। इसलिए कोशिश करके पहली ही आवाज़ पर उनके पास भागी चली जाती। फिर भी कहीं ना कहीं कोताही हो ही जाती थी। इस वक्त भी वो ड्राइंग रूम की सफाई में लगी हुई थी जब आकिब उसके पास आकर कहने लगा, भाभी, अम्मा बहुत देर से आपको बुला रही हैं। डस्टिंग करते हुए उसके हाथ रुक गया और वो कुछ खौफजदा सी होकर आकिब की तरफ देखने लगी। अब तो यूं डर रही हैं जैसे मैंने मुल्कुल मौत के आने की खबर दी हो। आकिब ने हंसकर छिड़ा, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से निकल गई। उसकी सास के पास पता नहीं कौन खातून बैठी थी जिनसे वो कह रही थी, देखा तुमने कितनी आवाज़ें दे चुकी हो, नवाबजादी के कान पर जू नहीं रेंगती। साकिब भी कुछ नहीं कहता उसे। खातून ताज्जुब से पूछने लगी, वो क्या कहेगा? उस पर तो पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने, और अब से नहीं बहुत पहले से मेरे बच्चे के पीछे लगी हुई है और ऐसी पट्टी बांध दिया उसकी आंखों पर कि अच्छी भली खानदान की लड़कियों को छोड़कर इस तलाकन से शादी पर बाजिद था। फिर सीने पर 2 हत्थर मारकर बोली, ऐसा भोला है मेरा बच्चा, ये भी नहीं सोचा कि जो एक का घर नहीं बसा सकी वो उसका क्या बसाएगी। मेरे खुदा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। आंखों के सामने पहले दायरे बने, फिर अंधेरा छाने लगा। बामुश्किल तमाम बढ़कर दीवार का सहारा लिया और चाहा कि उसी तरह चलती हुई अपने कमरे में चली जाए, लेकिन दूसरे ही कदम पर रेत की दीवार की मानिक ज़मीन बोस हो गई। जिस वक्त उसे होश आया वो अपने कमरे में थी और क्योंकि जहन पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था, इसलिए अपने बेवक्त लेटने पर हैरान हुई और फ़ौरन उठना चाहती थी कि साकिब हसन ने सामने आकर उसे लेटे रहने के लिए कहा। फिर पूछने लगा, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे अपनी तरफ इशारा किया। फिर एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। बताओ ना, वो इसरार से बोला। पता नहीं, मैं अम्मा के बुलाने पर उनके पास जा रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। कितना समझाया था सोफिया ने कि रवायती बीवी बनकर हर बात साकिब को बताते हुए अपनी पोजीशन साफ रखना, लेकिन उसका दिल ऐसे छछोरे हथकंडे इस्तेमाल करने पर आमादा ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने कमज़ोरी बताई और ये भी कहा है कि खुश रहने की कोशिश करो। दूसरा जुमला कहते हुए वो एक शाकी नज़र उस पर डालकर सिगरेट सुलगाने लग गया। और वो नादान नहीं थी, जानती थी कि ऐसी किसी भी बात पर खामोशी उसकी ज़िंदगी में मज़ीद जहर घोल देगी। इसलिए पहले हंसी, फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मुझे कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? मैं जानती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल तुम्हारे दम से शाद है और तुम्हारी मोहब्बतों से आबाद। और क्या चाहिए मुझे? खिलाफ तवक्को वो उसकी बात सुनकर खामोश रहा। वो पता नहीं अपने आप को बहलाने लगी या उसे पता है साकी, किसी किसी वक्त मुझे इस हकीकत पर ख्वाब का गुमान होने लगता है और मैं डरने लगती हूँ कहीं आँख खुले और शहरोज़ अहमद के घर में हूँ। उसने फ़ौरन बात उचक ली तो वो एकदम सन्नाटे में आ गई। हकीकत अपनी जगह अटल होती है रबिया, अलबत्ता तुम जानबूझकर नज़रें चुराना चाहो तो अलग बात है। वो उसकी पूरी खुली आंखों में देखता हुआ कहने लगा, हैरत है कि मुझे अपने सामने अपने करीब देखकर भी तुम मुझे महसूस नहीं करती हो। अभी भी तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ है, मेरा हाथ, या तुम इसमें किसी और का लम्स खोज रही हो? नहीं, वो ख्याल में उसका हाथ झटकना चाहती थी, लेकिन वो अपने मजबूत हाथ में उसका हाथ यूं जकड़ गया कि उसकी उंगलियां चटकने लगी। शहरोज़ अहमद के हसार से निकल आओ रबिया, वरना वो बात अधूरी छोड़कर एक झटके से उसका हाथ छोड़कर कमरे से निकल गया तो वो अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस करते हुए रो पड़ी। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले वक्त में आपको किस कदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, उस शख्स ने कहा था जिसका कि अभी अभी साकिब हसन उसे ताना दे गया था। मुझे अंदाज़ा था, वो दिल ही दिल में उन्हें मुखातिब करके बोली, लेकिन अफसोस कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि तकदीर भी मुझसे रूठी रही। खुदा के लिए रबिया, सोफिया जैसे उसके सामने आ खड़ी हुई, इस तरह रोककर उसके शक को मजीद तकवीत मत दो। ज़रा सा अपने अंदर हौसला पैदा करो। बता दो उसे कि तुम्हारी ये हालत उसकी माँ की बातें सुनकर हुई है, और बजाय उसके कि वो तुम्हें इल्ज़ाम दे तुम उसे ज़ेर करो, वरना नहीं। वो फ़ौरन उठ बैठी। मैं रास्ते में पड़ा कोई पत्थर नहीं हूँ जिसे जब जो चाहे ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटा दे। अब यही मेरा घर है और यही मुझे अपनी ज़िंदगी तमाम करनी है। वो एक कदम से उठी, मुँह हाथ धोकर कमरे से निकली तो साकिब हसन बरामदे में ही आकिब के साथ बैठा नजर आया। वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करती हुई किचन में चली गई। एक तरह से खफगी का इजहार किया। वो उसकी बीवी थी, उससे लड़ने और खफा होने का हक रखती थी, और कब तक वो अपना हक इस्तेमाल न करती। सारा दिन मुंह फुलाए वो घर के कामों में मसरूफ़ रही। कितनी बार कमरे से बरामदे और बरामदे से आंगन में आते जाते साकिब से सामना हुआ। एक दो बार
उसने जानबूझकर रास्ता भी रोका, लेकिन वो मुंह मोड़कर चल पड़ी। रात में सब कामों से फारिग होने के बाद अपने कमरे में जाने के बजाय अनिला के पास जा बैठी और यूं ही इधर उधर की बातें करती रही। काफ़ी वक्त गुजर गया। फिर जब उसे ये यकीन हो गया कि वो सो चुका होगा, तब अपने कमरे में आई, लेकिन वो उसके इंतज़ार में जाग रहा था। उसे देखते ही कहने लगा, तुम्हारे काम अभी तक ख़त्म नहीं हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से आकर बेड की चादर ठीक करने लगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो उसकी खामोशी तोड़ने की घर से बोला, लेकिन वो उसी तरह खामोश, बल्कि उसकी तरफ से रुख भी मोड़ गई। तब वो उठकर उसके पास चला आया। रूठे रूठे से मेरे सरकार नज़र आते हैं, क्या बात है? मुझसे बात मत करो, वो मुंह फुलाए हुए रूठे लहजे में बोली। फिर किससे बात करूं? मुझे नहीं पता। वो गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी और लेटना चाहती थी कि वो उसका तकिया परे धकेलकर उसके बराबर लेट गया। शायद अपनी सुबह की बातों पर नादिम था, जब भी कुछ कहने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। फिर भी जब बोला तो अपनी गलती कम तस्लीम की, उससे ज़्यादा इल्ज़ाम दिया। मैं मानता हूँ मैं कुछ गलत बात कह गया था, लेकिन गलती तुम्हारी है जो तुम मुझे ऐसी बातें कहने के मौके फराहम करती हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा गुमसुम रहना और अपने आप से लातल्की मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। क्योंकि ज़बान से इकरार करती हो, लेकिन तुम्हारा हर अमल तुम्हारी बात की नफ़ी करता है। मेरी खामोशी और अपने आप से लातल्की का ये मतलब है कि तुम मुझे शहरोज़ अहमद का ताना दो। बल आखिर वो अपने आप को मजबूत कर गई, तल्खी से कहने लगी, शहरोज़ अहमद के पास मैं खुद नहीं गई थी, तुमने मुझे भेजा था और अब खुद ही ताना भी देते हो। अफसोस है तुम्हारी सोच पर। लम्हा भर रुक कर कहने लगी, ला ताल्लुक मैं नहीं बल्कि तुम मुझसे हो। इसी घर में रहते हुए ये नहीं जान सके कि मैंने अपने होंठों पर कुफल क्यों लगा रखे हैं। सुनना चाहते हो तो सुनो। अव्वल शब मुझे इस घर में तलाकन होने का ताना मिला। इसके बाद तुम्हारी माँ हर आए गए के सामने मेरी ज़ात को निशाना बनाती है और ऐसी ऐसी बातें कि तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। ऐसे में मैं खामोश ना रहूँ तो क्या करूँ? ज़बान खोलूँगी तो तब भी तुम्हारी नज़रों में बुरी बनूंगी कि तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं करती। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? खुशियों पर मेरा भी हक है, मैं खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। रबिया, रबिया। साकिब हसन उसके यूं फूट फूट कर रोने से सचमुच परेशान हो गया। उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया, फिर उसके पास बैठता हुआ कहने लगा, प्लीज़ रबिया, इस तरह मत रो, मुझे बेहद दुख हो रहा है। तुम जानते हो दुख किसे कहते हैं? वो हाथों से चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती हुई तल्खी से बोली, तुम क्या जानोगे? तुम तो पा लेने के नशे में सरशार, हर तरफ से बेगाना हो गए हो, यहाँ तक कि मुझसे भी साकिब हसन, जिसका असूल तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी। मैं तुमसे बेगाना नहीं हूँ, वो कमज़ोर से लहजे में बोला। ये बेगानगी नहीं तो और क्या है कि मुझे घर में डालकर बेखबर और लापरवाह हो गया हो। तुम्हें मालूम ही नहीं कि यहाँ मेरे साथ क्या सलूक होता है, कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती है मुझे। तुम्हारी अम्मा हर आए गए को ये बताना फ़र्ज समझती है कि मैं पहले से शादीशुदा और फिर तलाक याफ्ता हूँ। उसके बाद ये कहना भी ज़रूरी कि मैं पहले घर में नहीं बसी तो यहाँ क्या बसूँगी? तुमने तो कहा था ये सब वक्ती बातें होंगी, फिर बहुत जल्द लोग इन्हें भुलाकर हमारी ज़िंदगी पर रश्क करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, और ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि तुम्हारी अम्मा हर रोज़ एक नया किस्सा मेरे साथ मंसूब करती है कि मैं खुद अपने आप पर शर्मिंदा हो जाती हूँ। एक मुजरमाना सा एहसास जैसे मैं कसूरवार हूँ। तुम ही बताओ कब तक मेरे साथ ऐसा होता रहेगा? बस कुछ दिन और। कुछ दिन और? क्यों? समझने की कोशिश करो, घर में मेहमानों का आना जाना है, मैं अभी अम्मा से कुछ नहीं कह सकता। वो उसे समझाते हुए कहने लगा, अनीला की शादी हो जाए फिर मैं अम्मा से बात करूंगा, उन्हें वाकई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और तुमने पहले मुझे नहीं बताया। अगर मैं शुरू दिन से तुम्हें ये सारी बातें बताने लगती तो तुम यही समझते कि मैं तुम्हें माँ बहनों के खिलाफ कर रही हूँ, जबकि मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। वो उसी तरह मुँह फुलाए हुए बोली, मैं इतना जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, अब प्लीज़ उठकर मुँह हाथ धो लो, फिर कहीं बाहर चलेंगे। शायद उसे बहलाना चाह रहा था। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। क्यों? देखते नहीं घर में मेहमान आ रहे और सारा काम मुझे ही करना होता है। होते ही रहेंगे ये सब काम, तुम चलो। वो ज़बरदस्ती उसे उठाकर बाथरूम की तरफ धकेलता हुआ बोला, कपड़े तो लेने दो। वो हाथ छुड़ाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। फिर जब वो कदर ढंग से तैयार होकर उसके साथ कमरे से निकली तो कहने लगी, अम्मा से तुम खुद ही कह आओ, मुझे डर लगता है। बेवकूफ़। वो उसे साथ लिए वो अम्मा के कमरे में गया और उन्हें अपने जाने के बारे में बताया तो वो एकदम पैंतरा बदलती हुई कहने लगी, दुल्हन को कहाँ ले जा रहे हो? इसकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने दो उसे। आराम भी कर लेगी, अभी उससे खुली हवा में जाने की ज़रूरत है। उनकी मजीद कोई बात सुने बगैर उसे लेकर बाहर निकल आया। पहले यूं ही मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए उससे हल्की फुल्की बातें करता रहा। फिर जब शाम होने लगी तो पूछने लगा, अपनी अम्मा के घर चलोगी? उसने जैसे दिल की बात कह दी थी। वो फ़ौरन इस बात में सर हिलाने लगी। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे उसे अम्मा के घर गए हुए, और इधर अनीला की शादी की वजह से तो वो बिल्कुल घर की होकर रह गई थी।
बस यही सोचती शादी से फारिग होने के बाद तो एक दिन के लिए अम्मा के घर चली जाएगी। अब जो उसने पूछा तो फ़ौरन हामी भर गई, लेकिन अम्मा के घर जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने इस वक्त यहाँ आकर बड़ी सख्त गलती की है, क्योंकि छोटी आपा के साथ महरोज़ भी मौजूद था। और इस तमाम अरसे में क्योंकि आज पहली बार उसका महरोज़ से सामना हुआ था, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह ठठक गए थे, क्योंकि महरोज़ और उसका रिश्ता अपनी जगह अटल था, जो टूट भी नहीं सकता था। लेकिन फितरी तौर पर दोनों के चेहरों पर उस टूटने वाले रिश्ते का मलाल सिमट आया था। कैसे हो तुम? वो बामुश्किल तमाम अपने आप पर काबू पाकर बस इसी कदर कह सकी, आप कैसी हैं? जवाबन उसने भी सवाल दोहराया तो आहिस्तगी से सर हिलाती हुई साकिब हसन को वहीं उसके पास छोड़कर अंदर चली आई, जहाँ अम्मा छोटी आपा हैरत और खुशी का मिला जुला इजहार करती हुई पूछने लगी, अरे तुम कब आई? अभी। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने सलाम किया और अम्मा के पास बैठ गई। फुर्सत मिल गई तुम्हें? अम्मा उसके इतने दिनों बाद आने पर शिकायत भरे लहजे में बोली। नहीं अम्मा, नीला की शादी की वजह से इतनी मसरूफियत है, निकलना ही नहीं होता। किसके साथ आई हो? सोफिया पूछने लगी। साकिब के साथ, वो बाहर महरोज़ के पास बैठे हैं। अच्छा। अम्मा उठ खड़ी हुई। तुम दोनों बैठो, मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम देख लूँ। हमारे लिए तरद्दुद मत कीजिएगा अम्मा, वो फ़ौरन बोल पड़ी। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। क्यों? इतने दिनों बाद तो आई हो, अभी भी ख़ास तौर से यहाँ नहीं आई असल में। अच्छा अच्छा, आराम से बैठो। अम्मा उसकी पूरी बात सुने बगैर कमरे से निकल गई। फिर बरामदे में से उनकी आवाज़ें आने लगी। वो साकिब से उसका और उसके घर वालों का हाल अहवाल पूछ रही थी। आप सुनाइए छोटी आपा कैसी हैं? वो उधर से तवज्जो हटाकर सोफिया की तरफ मतवज्जो हो गई। ठीक ठाक, तुम अपनी सुनाओ। फिर बगौर उसकी तरफ देखती हुई बोली, रोती रही हो क्या? हाँ, उसने एतराफ़ किया। क्यों? बस छोटी आपा। फिर उसने सारी बातें कह सुनाई। आखिर में कहने लगी, आज मैंने आपकी बातों पर अमल कर ही डाला, यानी साकिब हसन को उसकी माँ की कही सारी बातें बता डाली। बहुत अच्छा किया, इसी तरह उसे बाखबर रखो, और इससे पहले कि उसकी माँ उसके कान भरे तुम उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लो, और ख़बरदार किसी मकाम पर कमज़ोर मत पड़ना। जब इस सारे किस्से में तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं तो फिर सज़ा तुम क्यों भुगतो? कुछ देर खामोश रहकर कुरेदने के अंदाज में पूछने लगी, वैसे साकिब तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ, लेकिन किसी किसी वक्त उसका रवैया बड़ा अजीब सा हो जाता है। क्या कहता है? कुछ ना भी कहे तब भी बहुत कुछ कहता हुआ लगता है जैसे। बरामदे में अब्बा मियाँ की आवाज़ उभरी तो वो उधर मतवज्जो हो गई। फिर कहने लगी, मेरा ख्याल है अब्बा मियाँ आ गए, चलें उनसे मिल लें, बहुत दिन हो गया उन्हें देखे हुए। हाँ चलो, मैं भी उनसे मिलने की खातिर रुकी हुई हूँ। सोफिया उसके साथ ही खड़ी हो गई। फिर दोनों बाहर आई तो अब्बा मियाँ ने दोनों को एक साथ बिठाया। अब्बा मियाँ आप तो आते ही नहीं हैं, सोफिया शिकवा करने लगी। किस वक्त आऊँ बेटा, एक छुट्टी का दिन होता है, इसमें कहीं निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। उसने देखा अब्बा मियाँ बहुत थके हुए नज़र आ रहे थे, और उस वक्त उसे अम्मा का शिकवा बजा लगा कि अगर जो अब्बा मियाँ का कोई बेटा होता तो वह इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत कर रहे होते। वो देखकर उनका हाथ अपनी आंखों से लगा गई तो जलती आंखों में धीरे धीरे ठंडक उतरने लगी। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? अब्बा मियाँ का शफ़क़तों से भरपूर लहजा, और वो अपने आप को खुश और मुतमईन पोज करते करते भी आंखें नम कर गई, और जहाँ आंखों में नमी उतरे वहाँ कुव्वत गवाही पता नहीं क्यों साथ छोड़ जाती है। वो जानती थी अब्बा मियाँ की मोहब्बत में उसका दिल भर आया, लेकिन साकिब हसन नहीं जानता था, पता नहीं क्या समझा। और उस वक्त यहाँ का जो माहौल और जो सूरत हाल थी उससे वो अपने तौर पर बहुत कुछ समझ सकता था। ये उसके ज़र्फ़ पर मुनहसर था, और जो वो इतना आली ज़र्फ़ होता तो उसकी ज़िंदगी में यह मकाम आता है क्यों? चलो रबिया, बहुत देर हो गई है। वो फ़ौरन खड़ा हो गया और वो भी उठना चाहती थी कि सोफिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और साकिब हसन को मुखातिब करके कहने लगी, अभी तो आए हो, कुछ देर बैठो ना। देखो कलसूम चाय ला रही है, चाय पीकर चले जाना। नहीं, हमें एक जगह और भी जाना है। कोई अदब कोई लिहाज नहीं कि सोफिया बढ़िया इंतहाई बद तहजीबी का मुजाहरा करता हुआ रौनत भरे लहजे में बोला तो वो इस ख्याल से कि कहीं कोई बदमज़गी ना फैले फ़ौरन खड़ी हो गई। फिर किसी वक्त फुर्सत से आऊँगी छोटी आपा, अभी वाकई हमें एक और जगह जाना है। अच्छा अब्बा मियाँ मैं चलूँ? वो अब्बा मियाँ के सामने झुकी तो वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीते रहो बेटा, खुश रहो, मैं अम्मा से मिल आऊँ। उसने कहा और फ़ौरन किचन की तरफ चली गई। कलसूम और उमर चाय के साथ दीगर लवाजमात ट्रे में सजाने में मसरूफ़ थी। उसे देखा तो कहने लगी, आप ही, हम अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ। अम्मा ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि वो कहने लगी, बस अम्मा फिर किसी वक्त आ जाऊँगी, चाय तो पी लो फिर सही। अच्छा खुदा हाफिज़। वो कलसूम और हुमा को हैरान छोड़कर पलट आई। साकिब हसन तैयार खड़ा था, उसके दोबारा वहाँ तक आने से पहले खुद उसकी तरफ बढ़ा और वहीं से उसे लेकर बाहर निकल गया। कम अज़ कम चाय के लिए तो रुक जाते। रास्ते में उसकी गैर मामूली खामोशी महसूस करके यूं ही बात करने की घर से बोली, तुम अगर रुकना चाहती थी तो वहीं कह देती, मैं तुम्हें छोड़ देता। वो उसके जवाब पर हैरान हुई, उसका अंदाज़ भी ना समझ में आने वाला था। मेरा वहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। ख्वाहिश तो होगी। अव्वल तो इस वक्त ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, अगर होती भी तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। मेरे माँ बाप का घर है और बकौल तुम्हारी लड़कियाँ महके जाती ही रहती हैं। वो खूबसूरती से उसे गए दिनों की याद दिला गई। तो मुझ पर क्या जताना चाहती हो? वो एक नज़र उस पर डालकर दोबारा सामने देखने लगा।
मैं तुम पर कुछ नहीं जताना चाह रही, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने रवैये में लचक पैदा करो। कम से कम मेरे लिए सोचते हुए तुम्हें अपना दिल और जहन कुशादा रखना चाहिए। ख़ास तौर से तुम्हारे लिए। क्यों? इसलिए कि मैं बड़े कठिन और सब्र आज़मा मराहिल से गुजरकर दोबारा तुम तक आई हूँ, नहायत साबित कदमी के साथ। अच्छा। वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसा और फिर उसका हाथ थाम कर कहने लगा, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम्हारा ये हाथ कभी शहरोज़ अहमद के हाथों में नहीं गया? साकी उसे अपने सीने में सांसें रुकती हुई महसूस हुई। गहरे दुख के एहसास में घिरकर ताज्जुब से बोली, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। कमीनगी के साथ संग दिली की इंतहा कर दी थी उसने। उसका दिल चाहा अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उस चलती गाड़ी से नीचे छलांग लगा दे। ज़िंदगी का बदतरीन मकाम जब इंसान को खुद अपने आप पर रहम आने लगे। उसे भी अपने आप पर रहम आ रहा था कि किस कदर बेबस है वो। कोई राह फरार नहीं। याद रखिए रबिया, जो जितना फरार चाहेगा वो उतना ही फंसता चला जाएगा। उसी शख्स ने कहा था जिसके हवाले से उस वक्त साकिब हसन बात कर रहा था। उसकी आवाज़ की बाज़गश्त जाने फ़िज़ाओं में गूंज रही थी या उसके अपने अंदर थी। बहरहाल वो अपने आप पर काबू पाकर सहूलत से कहने लगी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। शहरोज़ अहमद ने बारहा मेरा हाथ थामा था, लेकिन ऐसा उन्होंने इरादतन कभी नहीं किया। और फिर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ना सिर्फ मेरा हाथ थामने का हक़ रखते थे, बल्कि और भी बहुत सारे हकूक़ उन्हें हासिल थे अगर वो चाहते तो। शट अप, वो दांत पीस कर बोला। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? घर से तो अच्छे खासे निकले थे। तुम अंदर छोटी आपा के साथ क्या बातें कर रही थी? वो उसकी बात नज़रअंदाज करके पूछने लगा। कोई ख़ास बातें नहीं थी, बस एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे शहरोज़ अहमद का हाल अहवाल पूछ रही थी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन जिस तरह तुम महरोज़ को देखकर चौंकी और ठटकी तो उससे। प्लीज़। मज़ीद सुनने की उसमें ताब नहीं थी, तकरीबन चीख पड़ी। मत ऐसी बातें करो जो मुझे अपनी ही नज़रों से गिरा दे। महरोज़ मेरा बहनोई है। जो भी हो, लेकिन तुम सुन लो कि मैं तुम्हारा उससे बात करना तो क्या, सामना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये उसी सूरत मुमकिन है कि या तो तुम मैके जाना छोड़ दो या अपनी अम्मा से कहो सोफ़िया और महरोज़ का वहाँ दाखिला बंद कर दे। इसके साथ ही उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और इससे पहले ही उतर कर अंदर चला गया। किस कदर बेमाया कर गया था वो उसकी हस्ती को कि कितनी देर तक वो उसके पीछे जाने की हिम्मत न कर सकी। गाड़ी से उतरी तो वापसी के रास्ते पर दूर तक नज़रें दौड़ाने लगी। सारे रास्ते ही बेनिशान और घूर अंधेरों में डूबे हुए। उसकी नज़रें नाकाम होकर वापस पलटी तो साथ सरगोशियाँ लेती आई, अगर डरती रही तो हमेशा इसी तरह परेशान रहेंगी। तुम्हें मेरी परेशानी से क्या? वो मुठियाँ भींचकर तलखी से सोचती हुई सर झटक गई, लेकिन जैसे कोई करीब ही खड़ा कह रहा था, आज साकिब हसन है तो कल कोई और होगा जिसका नाम आपको खौफजदा कर दिया करेगा। मेरे खुदा! उसने बामुश्किल तमाम आंखों में उतर आने वाली नमी को पल के झपक कर अंदर धकेला। कोई भी हो सकता है। मेरा मतलब है मेरा नाम भी इल्ज़ाम बन सकता है। तुम्हारा नाम इल्ज़ाम बन गया है शहरोज़ अहमद। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अपने आप को आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए अभी से तैयार कर लें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि आइंदा आपको इससे कहीं ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना होगा। अगर इसी तरह बुज़दिली का मुज़ाहरा करती रही तो कैसे उन दुश्वारियों से निकलेंगी? इससे उनकी कही बातें अजबर थी। रबिया, साकिब हसन दोबारा दरवाजे पर नमूदार हुआ और वहीं खड़े रहकर कहने लगा, वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने जो मुझे यहीं छोड़ा है। वो दुख से बोली, क्या मतलब? मैं इस दरवाजे से तुम्हारे साथ निकली थी और तुम्हारे साथ ही अंदर जाऊंगी, और अगर मैं अपने साथ ना ले जाऊं तब? पता नहीं उसे कैसी कैसी आजमाइशें मतलूब थी। तब मैं यहीं खड़े खड़े ज़िंदगी तमाम कर दूंगी। उसके लहजे में जाने क्या था कि वो बेख्तियार दरवाजे से निकलकर उसके पास चला आया और उसका हाथ थाम कर अंदर ले गया। नाश्ते की टेबल पर सबके दरमियान सोफिया पता नहीं इरादतन या गैर इरादी तौर पर रबिया का जिक्र छिड़ गई तो एक खामोशी छा गई, क्योंकि वो अभी हर एक के दिल में उसी तरह मौजूद थी, लेकिन इस तरह सब ने साथ मिलकर उसका जिक्र कभी नहीं किया था। शायद इसीलिए कि सभी जानते थे कि एक तकलीफ़ दे मौजू है और वो अपने तौर पर सब एक दूसरे को इस तकलीफ़ से बचाना चाहते थे। गो के उस वक्त सोफिया ने आम सी बात की थी, बस इतना कहा था कि रबिया आजकल अपनी नंद की शादी के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ है, और एकदम खामोशी छा गई। उसने देखा शहरोज़ अहमद चाय का कप जूं का तू छोड़कर उठकर जा रहे थे और अम्मी भी उठने का इरादा कर रही थी। अम्मी आपके लिए चाय बनाऊं? वो फ़ौरन पूछने लगी। नहीं बस। उसके साथ ही अम्मी भी कमरे से चली गई तो महरोज़ बेहद खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या बात है, इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो पता नहीं वाकई अनजान थी या अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यूँ सबके सामने रबिया का नाम नहीं लेना चाहिए था, वो सरजनिश करता हुआ बोला। क्यों? क्या मैं अपने घर वालों का जिक्र नहीं कर सकती? ज़रूर कर सकती हो, लेकिन रबिया की बात और है, और मेरा ख्याल है तुम्हें इस सिलसिले में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो। इसके साथ ही वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। लेकिन मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कही जो सब नाश्ता छोड़ कर जा रहे हैं। सोफिया, उसने तनबीही लहजा इख्तियार किया।
सबको इल्ज़ाम देने के बजाय बेहतर है कि अपनी गलती तस्लीम करो। आई एम सॉरी, वो रूठे लहजे में इस अंदाज से बोली जैसे महज उसकी बात रखने की खातिर माजरत कर रही हो, और वो उसकी खफगी महसूस करके दोबारा बैठ गया। मैं जानता हूँ तुमसे अनजाने में गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ आइंदा ख्याल रखना। फिर नरमी से समझाता हुआ कहने लगा, असल में रबिया के सिलसिले में अम्मी ज़्यादा कसूरवार शहरोज़ भाई को समझती हैं, और जिस तरह रबिया को तलाक देने के बाद शहरोज़ भाई शिकस्ता से नज़र आने लगे, इससे हमारा ख्याल है कि वो अपनी गलती पर परेशान भी हैं और पशेमान भी, और एक शिकस्ता और पशेमान शख्स जो अपनी गलती का अजाला करने पर भी कादिर नहीं, उसे उन परेशानियों में धकेलना नहीं चाहिए। इसके बरक्स हम चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, वो उसे भूल जाएं और नए सिरे से ज़िंदगी की इब्तदा करें। आखिर रबिया भी तो ऐसा कर चुकी है। आप रबिया को ताना दे रहे हैं? नहीं, इस तमाम अरसे में तुम अच्छी तरह जान चुकी होगी कि हम ऐसी बातों से गुरेज करते हैं। किसी पर रखना हमारा शेवा नहीं। कदर तवक्कुफ के बाद कहने लगा, बहरहाल हमें खुशी है कि रबिया अपनी ज़िंदगी की इब्तदा कर चुकी है, और अब यही दुआ है कि वो अपने घर में खुश रहे। और उसके पुरखुलूस लहजे से मुतासिर हुई और मौजू बदलने की घर से बोली, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, अब चलूँगा। वो उसके साथ खड़ी हो गई। फिर जब उसे गेट तक सी ऑफ करके वापस अंदर आई तो शहरोज़ अहमद के कमरे से आती टेप रिकॉर्डर की आवाज़ सुनकर मुतअज्जिब हुई, क्योंकि उसका ख्याल था वो ऑफिस जा चुके होंगे। कुछ देर तक वहाँ खड़ी रहकर सोचती रही, फिर उनके कमरे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो सोफे पर नीम दराज नजर आए, उंगलियों में दबा जलता हुआ सिगरेट अपनी नाकदरी पर राख हो रहा था, और बंद आंखों में यकीनन कोई तकलीफ दे मंजर आ ठहरा था, जिसके आसार चेहरे पर वाज़े नजर आ रहे थे। पुर होती हुई उसकी नज़रें टेप रिकॉर्डर पर जा ठहरी। कैसे कहूँ तेरे बिना ज़िंदगी क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी। उसने बढ़कर टेप बंद कर दिया तो उन्होंने चौंक कर आंखें खोली और उसे देखकर सीधे हो बैठे। बेकार है, वो माहौल पर छाई अफसुर्दगी दूर करने की खातिर हल्के फुल्के अंदाज में बोली। ज़िंदगी? वो बेख्तियार कह गए। नहीं भाई, ज़िंदगी क्यों बेकार होने लगी? फिर ये कि पहले बंदा गलती करे, फिर उस पर पशेमान हो, और आखिर में यह हालत बना ले। वो उसके सर से पांव तक इशारा करती हुई बुरा सा मुंह बनाकर बोली तो वो ज़रा सा मुस्कुराए। क्यों, मेरी हालत को क्या हुआ? मुझसे पूछने की बजाय आईने में जाकर देखिए, मजनू को भी मात कर दिया आपने तो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मजनू को बहुत करीब से देख रखा हो। देख तो रही हूँ। उसकी बर्जस्तगी पर वो बेसाख्ता हंस पड़े, फिर पूछने लगे, मैं रोज़ ऑफिस जा चुका है? हाँ, और आप क्यों नहीं गए? बस यूँ ही, वैसे भी आजकल काम कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर काम का प्रेशर कम है तो कोई ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम बनाइए, वो पुरजोश लहजे में बोली। मसलन? वो दिलचस्पी जाहिर करते हुए पूछने लगे। मसलन ये कि आप ही के पास लाहौर चलते हैं, या फिर सवाद, या फिर आपकी शादी का प्रोग्राम बना लेते हैं। उनके होंठों पर ठहरी मुस्कुराहट एकदम मादूम हो गई और वो पैकेट उठाकर उसमें से सिगरेट निकालने लगे। मेरा ख्याल है आखिरी वाला प्रोग्राम सही है। हम सब की ख्वाहिश है कि आप। सोफिया, वो टोक गए। मैं आज आराम की घर से घर पर रुका हूँ, आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। शहरोज़ भाई, वो भी संजीदा हो गई। मैं गलत नहीं कह रही, आप खुद सोचिए, जिसके लिए आप इस तरह जोग लिए बैठे हैं वो तो अपने घर में खुशो खरम ज़िंदगी गुजार रही है। क्या वाकई? वो बिला इरादा और बेख्तियार पूछ गए और उसके नज़रें चुराने पर कहने लगे, जिस रोज़ मुझे ये यकीन मिल गया कि वो अपने घर में खुशो खरम ज़िंदगी गुजारी, और उस रोज़ सबसे पहले मैं खुद अपने आप को माफ़ करूँगा। उसके बाद बाकी मानदा ज़िंदगी का सफ़र यकीनन आसान हो जाएगा। ये यकीन कैसे मिलेगा आपको? मेरा दिल गवाही देगा सोफिया बीबी। अब आपका दिल क्या कहता है? उससे बेपनाह दुश्वारियों का सामना है जिनका अंदाज़ा मुझे शुरू ही से था, और पता नहीं वो बुज़दिल उन दुश्वारियों से निकल भी सकेगी कि या नहीं। वो उसकी दुश्वारियां सोचकर अफसुर्दा हो गए थे। अब आपको पहले से अंदाज़ा था तो फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसे जानते बूझते हुए इन परेशानियों में क्यों धकेल दिया? वो उन्हें इल्ज़ाम देने से बाज न रह सकी। मैं क्या करता? आप, सब कुछ आपके इख्तियार में था, तमाम कानूनी और शरई हकूक़ हासिल थे आपको। अगर रबिया पर आपको यकीन नहीं था कि वो आपके साथ रहना भी चाहती है या नहीं, तो खुद आप तो ऐसा चाहते थे। अपनी ख्वाहिश ही की पेश नज़र उसके पाँव में औलाद की जंजीर डाल देते कि फिर अगर वो जाना भी चाहती तो नहीं जा सकती थी। हालांकि हकीकत तो यह है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। उसने कभी इस बात का इजहार क्यों नहीं किया? इजहार करती वो जिसके नाम के साथ आप बुज़दिल का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बुज़दिल तो वो थी, सिर्फ वो नहीं, आप भी, या फिर आपने उसे अपनी अना का मसला बना लिया था। वो खामोश होकर उसे देखते रहे। माफ़ कीजिए शहरोज़ भाई, मुझे आप पर बिल्कुल रहम नहीं आता। मैं जब उसे देखती हूँ मुझे आपका ख्याल आता है, और आप मुझे साकिब हसन से भी बड़े मुजरिम नज़र आते हैं। साकिब हसन की शख्सियत का ये पहलू उसके लिए इंतहाई तकलीफ देता।
पता नहीं वो शुरू ही से पस्त ज़हनियत का मालिक था या अब वो इस अंदाज से सोचने लगा था। बहरहाल उसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि उससे शरोज़ अहमद के हवाले से ऐसी बातें करेगा। हालांकि शुरू दिन से ही वो खुद उसे बताता रहा था कि वो यानी शरोज़ अहमद बहुत अच्छे इंसान है और ये कि दुनिया में उसके लिए सबसे ज़्यादा काबिल एतबार। फिर अब पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें करने लगा था। मज़ीद अलमिया ये भी था कि वो शरोज़ अहमद को नहीं सोचना चाहती थी। साकिब हसन की बातें उसे बहुत कुछ याद दिलाकर उन्हें सोचने पर मजबूर करती। हालांकि उसमें उसकी शौरी कोशिश को हरगिज़ दखल नहीं था, बल्कि शौरी तौर पर तो वो कभी सर झटक दिया करती थी। उस दिन जब एक शख्स का बार बार जिक्र किया जाए, चाहे किसी भी अंदाज से, तो फिर उसके ख्याल से दामन बचाया जा सकता है। वो भी दामन बचाते बचाते थक गई। इसके बावजूद हथियार नहीं डाले। वो हर सूरत अपने आप से किया अहद निभाना चाहती थी कि अब जब कि वो सही मायनों में साकिब हसन की है तो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो किसी और के बारे में सोचे, यानी साकिब हसन। पता नहीं क्या क्या था कि अब अक्सर बात बे बात शरोज़ अहमद का जिक्र करने लगा था। हो सकता है वो उनकी कदावर शख्सियत से मरूब हो और उनके मुकाबले में एहसास कमतरी का शिकार होकर इस खौफ में मुब्तला हो कहीं किसी मकाम पर उसका मवाजना उससे न करने लगे, इसलिए वो रबिया को उनसे मुतनफिर करने की कोशिश कर रहा हो। उसका मकसद कुछ भी हो, रबिया के लिए ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़ देती। वो सोचती, ऐसा नहीं कातबे तकदीर ने मेरे लिए ऐसी आजमाइश क्यों लिखी है। शरोज़ अहमद के घर थी तो साकिब हसन का खौफ, और यहाँ हूँ तो शरोज़ अहमद का ख्याल ज़िंदगी में जहर घोल रहा है। मेरी ज़िंदगी में कमज़ोर ज़हनियत वाले घर ही क्यों लिखे गए हैं। सर पर साहिबान मिले भी तो ऐसे खोखले जो ना तपती धूप से बचा और ना छाजो बरसती बारिश से। बहरहाल आखिर में उसने फैसला कुन अंदाज में सोचा, यही मेरा घर और इसकी बुनियादों को मैंने खुद मजबूत करूंगी, ख्वाह इसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। उसने घर की बुनियादों को मजबूत करने का सोचा था, लेकिन अनिला की शादी में उसे उनमें मजीद दरारें पड़ती नजर आई। जब उसने साकिब हसन को अपनी खालाजाद शियाना के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होते देखा, पहले उसने सोचा शादी का घर है, आपस में हंसी मजाक तो होता ही है, लेकिन बात सिर्फ घर तक नहीं रही। साकिब हसन किसी काम से बाहर जाने लगता तब भी अपने साथ शबाना को ले जाता। वो खुली आंखों से ये सब देखती और कुड़ती रहती। फौरी तौर पर टोका, इसलिए नहीं कि शादी के घर में कहीं बदमज़गी न फैल जाए। मेहंदी वाले रोज़ तो वो यूँ साकिब हसन के साथ साथ थी जैसे वही उसकी बीवी है, और वो यूँ अनजान लोग यही समझते रहे। जिस वक्त यहाँ से लड़कियाँ मेहंदी लेकर दूल्हा वालों के यहाँ जाने वाली थी, वो भी अपने तौर पर एहतमाम से तैयार होकर कमरे से निकली थी, लेकिन बरामदे ही में साकिब हसन के साथ शबाना को खड़े देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। फिर उसने सुना कोई खातून साकिब की वालदा से कह रही थी, माशाल्लाह क्या खूब जोड़ी है, बहू तो अच्छी ढूंढी तुमने। क्या बहन, साकिब की वालदा हाँ भर कर बोली, मैं तो खुद इसे बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अपनी किस्मत। क्या मतलब, क्या ये तुम्हारी बहू नहीं है? नहीं, ये मेरी भांजी है। फिर क्या मुश्किल है, बहू बना डालो। देखो तो दोनों साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। खातून बिल्कुल ही अनजान थी, लेकिन और सब तो अनजान नहीं थे। उनकी बातों पर साकिब हसन ने शौक नज़रों से शबाना की तरफ देखा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। और वो जो खासे एहतमाम से तैयार होकर निकली थी, बहुत खामोशी से दोबारा अपने कमरे में चली गई। फिर कितनी देर तक वो इंतज़ार करती रही, शायद कोई बुलाने आए, लेकिन कोई नहीं आया। और अगर इस मकाम पर उसे निदा की शादी याद आ गई थी तो इसमें न उसकी शौरी कोशिशों को दखल था और ना ही वो कसूरवार थी। शहरोज़ अहमद की अम्मी, भाई बहन और तमाम कज़न्स ने उसे किस कदर अहमियत दी थी, छोटी बात में उसकी रज़ा शामिल। जैसे कोई भी बात उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गई तो क़यामत आ जाएगी। कितनी मोतबर हो गई थी वो खुद अपनी नज़रों में भी। फिर तमाम कज़न्स का उसे घेर कर गाने की फरमाइश करना, प्यार कर लें, घड़ी दो घड़ी। उसके होंठ बेआवाज़ हरकत करने लगे थे और वो बेड की पट्टी से सर टिकाकर आंखें बंद कर गई। कोई उसके अंदर धीरे धीरे गुनगुना रहा था, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर, टूट जाएगा हर हथकड़ी, प्यार कर लेंगे घड़ी दो घड़ी, प्यार कर लेंगे। रबिया, हाँ। उसने चौंक कर आंखें खोली। दरवाजे में खड़ी अनिला पता नहीं क्या कह रही थी, चुपचाप उसे देखे गई। तुम सबके साथ नहीं गई? अंदर आते हुए अनिला ने पूछा। नहीं। वो सीधी बैठती हुई बोली। क्यों? बस अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ कि दिल घबराने लगा, सर में भी दर्द हो रहा है। उसने झूठ का सहारा लिया। नीला बेड पर उसके सामने बैठी तो कुछ देर तक उसके चेहरे पर नज़रें जमाए रही। कहने लगी, सुनो, अभी तो मैं इसी घर में हूँ और यहाँ की हर बात से बाखबर भी। अलबत्ता जब चली जाऊँगी तो शायद तुम्हारी बातों का यकीन कर लिया करूँगी। क्या मतलब? वो बहुत हद तक अपने आप पर काबू पा चुकी थी। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल मुझे ये बताओ, साकिब हसन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो उल्टा उससे पूछने लगी।
प्लीज़ रबिया, मत बात को उलझाओ। क्या मैं नहीं जानती कि साकिब भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते थे? घर वालों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने तुम्हारे साथ शादी की, ये जानने के बावजूद कि तुम्हारी पहली शादी नाकाम हो चुकी है, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपनाया। फिर अब उन्हें क्या हो गया? वो क्यों तुम्हें इस तरह से कर रहे हैं? ये बात तुम अपने भाई से पूछो, वो इस सिलसिले में क्या कहती, बस अपना दामन बचाने लगी। तुम्हें भी तो अंदाज़ा होगा। मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हारा भाई जज्बाती इंसान है। मेरे हालात के पेश नज़र यकीनन मुझसे ख्वाहिश की बिना पर शादी कर बैठा और अब अपनी गलती पर पछता रहा है। वो अपने नाखून से नेल पॉलिश उतारती हुई बोली, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, ये तमाम उम्र का बंधन है। इसमें हमदर्दी और फिर इस तरह के क्या सवाल? उसके खामोश रहने पर कहने लगी, शबाना मेरी खालाजाद बहन है, लेकिन उसका अब नहीं कि मैं उसे तुम पर तरजीह दूंगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि अम्मा साकिब भाई की शादी उसी से करवाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त साकिब भाई ने सख्ती से मना कर दिया था। अच्छा, वो अंदर का दर्द छुपाने को हंसी। मेरा ख्याल है वो मना नहीं करेगा। तुम कैसी बातें करती हो? तुम साकिब भाई को रोको, मना करो उन्हें कि वह शबाना को इतनी लिफ्ट ना दे, या वो बाज आ जाएगा। तरीके से मना करोगी तो ज़रूर बाज आ जाएंगे। वैसे तुम उनकी बीवी और तरीका इस्तेमाल कर सकती हो, प्यार से हर तरह से उसे मना सकते हो। अगर इस तरह ना माने तो गुस्सा, खफगी, आखिर में मैके जाने की धमकी। उसने सिर्फ कहने पर ही इत्तफाक किया। अगले दिन अनीला रुखसत होकर अपने घर चली गई तो इतने दिनों से जो घर में शादी के हंगामे उठे हुए थे एकदम मानित पड़ गए। दिनों तक सबकी ज़बान पर उस शादी का तज़कर आ रहा, फिर खुद ब खुद हर बात मामूल पर आ गई। रोज़ो शब की वही रूटीन। अलबत्ता वो घर के सारे काम करने को तनहा हो गई। जब तक अनीला थी वो उसका हाथ बटाया करती थी, अब अम्मा तो बस हुक्म ही चलाया करती थी। अपने घर के काम करने पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो वैसे भी मसरूफियत के बहाने ढूंढती थी। इसी बहाने वो सारा दिन मसरूफ़ रहती, लेकिन जब ताकत से बढ़कर बोझ उठाया जाए तो ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जा सकता। वो भी बलाखिर ढह गई। पहले वो एक रोज़ हल्का हल्का बुखार रहा। तीसरे दिन सुबह जब साकिब हसन ने उसे उठाया तो वो बुखार में जल रही थी। रात तो तुम अच्छी भली थी, फिर अचानक इतना तेज़ बुखार कैसे आ गया? वो अचंभे से पूछने लगा। वो क्या कहती, खामोश ही रही। तुम लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। शायद इसमें कुछ इंसानियत बाकी थी। कभी कभी गालिब आकर उसे मगलूब कर दिया करती थी। उसे लेटे रहने का कहकर वो बाहर निकल गया। फिर उससे अपनी अम्मा से चाय बनाने के लिए कहा था, जो उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। जोरू के गुलाम हो तुम, अब उस नवाबजादी को कमरे में चाय पहुंचाओगे, वो भी मुझसे बनवा के? मैं उसके बाप की नौकर नहीं लगी हुई। अम्मा अम्मा, वो उन्हें उसकी बीमारी का बताना चाहता था, लेकिन वो अपनी कह गई। कह दो उससे, अगर इतना ही पलंग तोड़ने का शौक है तो बाप से कहे कोई खिदमतगार दे। मुझसे उस कलमुही के नखरे नहीं उठाए जाते। मुझे तो पक्की जादूगरनी लगती है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू किया तुम पर कि तुम्हें उसके पिछले लक्षण ही नजर ना आए। मेरे खुदा, उसने तकिया खींचकर अपने सर पर रख लिया। लेकिन अम्मा की आवाज़ थी या इसराफील का सूर जो हर रुकावट तोड़कर समाहतों पर हथौड़े बरसाए जा रही थी। रबिया। काफ़ी देर बाद साकिब हसन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो शायद उसे नादिम नहीं देखना चाहती थी, इसलिए सोती बन गई। वो भी 2-3 आवाज़ देने के बाद कमरे से निकल गया। फिर सारा दिन वो उसी तरह पड़ी रही। कोई पुरसान हाल नहीं था। खाना पानी तो दूर की बात, किसी ने कमरे में झांका तक नहीं। और पता नहीं साकिब हसन ऐसे कौन से ज़रूरी कामों में उलझा हुआ था, उसे भी घर में बीमार बीवी का ख्याल नहीं आया। बस इतना करम किया कि गुज़श्ता कई रोज़ से जो रात गए आता था सरे शाम चला आया, लेकिन जताने से भी बाज नहीं रह सका। मैं तुम्हारी वजह से अपना इतना ज़रूरी काम छोड़कर चला आया हूँ। उसका दिल चाहा कह दे अब भी ना आते, लेकिन वो खामोश रही। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार उतरा या नहीं? और सारा दिन भूखी प्यासी रहने के बायस नकाहत इतनी थी कि वो कुछ बोल ही ना सकी। तब बढ़कर उसकी पेशानी छूकर देखने लगा। बुखार की शिद्दत में इजाफा ही हुआ था। कोई दवा तो नहीं ली होगी तुमने? मुझसे गलती हुई। आकिब से कह जाता तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। फिर खुद ही कहने लगा। आकिब को भी कहाँ फुर्सत है, अभी भी एक पार्टी से मिलने गया था। वो चुपचाप सुनती और देखती रही। चलो उठने की कोशिश करो, डॉक्टर के पास चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा। वो बेड पर से उतर कर खड़ी हुई थी कि चकराकर दोबारा बैठ गई। उसी वक्त कॉल बेल बजने की आवाज़ आई तो वो उसे छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वापस आया तो पीछे आती सोफिया को बस एक पल को देख सकी कि आंखों के सामने धुंध की चादर सी तन गई। तुमने तो शायद घर से ना निकलने की कसम खा ली है। मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिल आऊँ। उसकी खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो वह हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थाम गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? सोफिया को लगा जैसे कलाई जलते अंगारों से छू गई हो। एकदम परेशान सी वही घुटने टेक कर बैठ कर उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। इसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं अभी इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था। उसके जवाब में साकिब हसन ने जवाब दिया, कब से बीमार है? कम अज़ कम हमें इत्तला तो करते। सुबह तक तो ठीक थी, बस अचानक। आप ठीक से बैठिए, मैं चाय वगैरह।
नहीं, मेरा ख्याल है पहले इसे डॉक्टर के पास ले चलते। चलो रबिया, हिम्मत करो, मैं भी साथ चलती हूँ। सोफिया ने सहारा देकर उसे उठाया, फिर उसी तरह अपने साथ लगाए हुए उसे लेकर साकिब हसन के पीछे बाहर आई तो वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खुद उसे बिठाने लगा। सोफिया ने अपनी गाड़ी वहीं लॉक कर दी और खुद रबिया के साथ बैठ गई। महरोज़ नहीं आया आपके साथ? वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ पूछने लगा। मसरूफ़ इतने रहते हैं कि मुश्किल ही से कहीं जाने के लिए वक्त निकाल पाते हैं। आजकल वैसे भी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फिर इखलाकन कहना पड़ा, कभी तुम लोग आओ ना। ये रस्मी बात थी, उसने सोचा। हालांकि ये तय है और दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ना कभी वो उस तरफ आ सकेगा और ना कभी हम ही जा सकेंगे। फिर भी एक दूसरे को दावत दे रहे हैं कि साकिब हसन किस कदर दोगला है। उस रोज़ तो महरोज़ के खिलाफ इतना जहर उगल रहा था और अब यूँ बन रहा है जैसे उससे बड़े अच्छे मरासिम हो। किस तरफ चलना है? वो गर्दन मोड़कर पूछने लगा। मेरा मतलब है कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर हुसैन के क्लिनिक चले, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सोफिया ने मशवरा दिया। ये कहाँ पर है? तुम चलो, मैं बताती हूँ। सोफिया उसे रास्ता बताने लगी और वो शीशे से सर टिकाकर आंखें बंद कर गई। रबिया, तुम ठीक तो हो? सोफिया उसकी तरफ मतवज्जे हुई और उसे इतना नरहाल देखकर परेशानी से पूछने लगी। उसने ज़रा सी आंखें खोलकर देखा और हल्के से सर हिलाकर दोबारा आंखें बंद कर ली। मेरा ख्याल है रबिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाओ। ये अपना ख्याल भी तो नहीं रखती। वो स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। हर वक्त काम काम और बस काम। मेरा ख्याल है तुम मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हो, फिर क्यों नहीं रखते? यही क्लिनिक है। वो उसकी बात नज़रअंदाज करके पूछने लगा। हाँ, बस यहीं रोक दो। उसने गाड़ी रोकी और जल्दी से उतरकर रबिया को उतरने में मदद देने लगा। दवा ना सही, अगर ग़िज़ा भी इसे मिली होती तो वो इतनी नरहाल ना होती। सुबह से एक कतरा पानी तक उसके मुंह में नहीं गया था। जब ये हालत थी कि सोफिया और साकिब हसन के सहारे चलने के बावजूद कॉरिडोर में आते आते उसकी सांस फूल गई और बदन कांपने लगा। टांगों में जैसे जान ही ना रही थी। मजीद उससे चलने से इनकार करते हुए वहीं बेंच पर बैठ गई और दीवार से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मैं डॉक्टर साहब को यहीं ले आती हूँ। सोफिया उसे छोड़कर बहुत अजलत में डॉक्टर साहब की तरफ चली गई तो वो उसके पास बैठ गया। लाख सितमगर और बेमहर सही उस वक्त उसकी हालत को देखकर सचमुच बेहद परेशान हो रहा था। अपनी गलती और अम्मा की ज़्यादती का एहसास जागा तो कहने लगा, मुझे सुबह ही तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए था। मेरा ख्याल अम्मा ने तो सारा दिन तुम्हें पूछा भी नहीं होगा। कम से कम तुम्हें कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा ही खिला देती। फिर उसका हाथ अपने हाथों में दबाकर कहने लगा, प्लीज़ मेरी कोताही माफ़ कर दो। अजीब शख्स है, कभी शोला कभी शबनम। उसने सोचा, अपना दूसरा हाथ उसके हाथों पर रखकर गोया यकीन दिलाने लगी कि वो उससे खफा नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दुख देने लगा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि सोफिया के साथ डॉक्टर साहब को आते देखकर उसने अपनी बात वहीं छोड़ दी। अरे बेगम शहरोज़ अहमद, क्या हुआ भैया आपको? डॉक्टर साहब अनजाने में भौंचाल ले आए थे और खुद इत्मीनान से उसका मुआयना करने लगे, जबकि सोफिया की सारी खुद अतमादी धरी की धरी रह गई। अपने आप में चोर सी बनकर किन अखियों से साकिब हसन की तरफ देखा। उसके भिंचे होठ और शिकन आलूद पेशानी ने शिद्दत से एहसास दिलाया कि वो कितनी बड़ी हमाकत कर गई। लेकिन वो क्या करती? फौरी तौर पर जहाँ डॉक्टर हसनैन का नाम ज़बान पर आया था वहाँ वो ये भी भूल गए कि डॉक्टर हसनैन शहरोज़ अहमद के फैमिली डॉक्टर हैं और गुज़श्ता 2 बरसों में कभी ना कभी रबिया से ज़रूर मिल चुके होंगे। और रबिया जो पहले ही बीमारी के बायस नढाल हो रही थी, डॉक्टर साहब के इस तरह मुखातिब करने पर उसकी रूह तक काम गई। यूँ लगा जैसे उसका वजूद हवा में कहीं मुअल्लिक हो गया। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने सालिक के लिए साकिब हसन के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए, लेकिन वो बड़ी बेदर्दी से उसके हाथ झटक कर उठ खड़ा हुआ। गालिबन शहरोज़ अहमद आपका ख्याल नहीं रख रहे, मुझे बेगम साहिबा से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब चेकअप करके सीधे खड़े हुए तो वो पुरमज़ाह लहजे में कहने लगे। वो मदद के लिए सोफिया की तरफ देखने लगी तो वो फ़ौरन बोल उठी, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन मेडिसिन से ज़्यादा इन्हें आराम की ज़रूरत है। वैसे ये बहुत कमज़ोर भी हो रही हैं, अगर इन कहें तो ड्रिप लगा दूँ। उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। चलिए फिर मैं कल कंपाउंडर को घर भेज दूंगा, वो आपको ड्रिप लगाएगा। उसने अनसुनी करते हुए और इस सूरत हाल से लातल्की जाहिर करने की खातिर ज़रा सी गर्दन मोड़कर वापसी के रास्ते पर नज़रें दौड़ाई तो लगा जैसे अचानक उसकी रगों में लहू मुंजमद हो गया। साथ ही कायनात की हर शय साकिन और इस सारे मंजर में अगर कोई चीज़ मुतहरिक थी तो वो शहरोज़ अहमद के कदम, जो लम्हा ब लम्हा दरमियानी फासला मिटाते चले आ रहे थे। वो शहरोज़ अहमद के कदम रोकने पर कादिर नहीं थी। अंदर ही अंदर बेहद खौफजदा होकर रुख मोड़ गई। शायद सारी क़यामतें आज ही टूटनी थी, उसने सोचा और गैर महसूस तरीके से आंचल पेशानी आगे तक खींच लिया। वो नहीं चाहती थी कि शहरोज़ अहमद उसे देखे और अभी तक तो वाकई उन्होंने उन्हें नहीं देखा था, वरना वो वहीं अपने कदम रोक लेते और शायद वापस भी पलट जाते। लेकिन तकदीर की सितम ज़रीफ़ी के जाने वो किन ख्यालों में मगन होकर चले आ रहे थे कि वहाँ मौजूद किसी शख्स पर भी उनकी नज़र नहीं पड़ी और शायद वो उसी तरह सबके करीब से गुजर भी जाते। लेकिन डॉक्टर हसनैन ने उन्हें देख लिया और चौंक कर रुके तो डॉक्टर साहब कहने लगे,
गालिबन आप अपनी मिसेज के लिए आए हैं। ये एक और चौंकाने वाली बात थी। वो हैरान और कुछ कहना चाहते थे कि सोफिया बोल पड़ी, डॉक्टर साहब अगर आप मेडिसिन लिख देते तो। सोफिया आप, उन्होंने इसी कदर कहा था कि सोफिया ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और डॉक्टर साहब के पीछे चल पड़ी। और वो सोफिया के इशारे पर खामोश तो हो गए थे, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आया। कुछ उलझे उलझे से उसके पीछे जाना चाहते थे कि साकिब हसन सामने आ खड़ा हुआ और तंज-अमेज़ लहजे में दांत पीसकर बोला, आप लोगों की प्लानिंग की दाद देनी पड़ेगी शहरोज़ अहमद। प्लानिंग? उनकी समझ में नहीं आया आखिर उन्हें किस किस्म की सूरत हाल का सामना है। अनजान बनने की कोशिश बेकार है शहरोज़ अहमद। मुझे तो सिर्फ इतना बता दें कि इस प्लानिंग में मेरी बीवी किस हद तक शरीक थी। बात करते हुए साकिब हसन ने बेंच पर बैठी रबिया की तरफ इशारा किया तो उनकी नज़रें भी उस तरफ उठी गई। और फिर ये तो मुमकिन ही नहीं था कि जिसे हर पल नज़रें तलाश करती थी एक तवील मुद्दत बाद उस पर नज़र पड़े और ठहर न जाए। बहुत चाहा उसकी रुसवाई का सामान न हो, उस पर कोई आँच न आए, लेकिन अपने आप पर इख्तियार नहीं रहा था। हज़ार कोशिश के बावजूद उस पर से नज़रें न हटा सके और यही बात साकिब हसन के शक को तक़वियत दे गई। उन पर बस नहीं चला तो रबिया की कलाई थामकर एक झटके से उठाया और तकरीबन घसीटता हुआ अपने साथ ले गया और वह वहीं खड़े एक बार फिर उसे दूर जाता हुआ देखते रहे। रबिया कहाँ है? अकब से सोफिया की आवाज़ आई तो वो फ़ौरन उसकी तरफ पलटे और फ़कत उसका नाम ले सके। रबिया। हाँ, अभी रबिया और साकिब यहाँ थे। कहाँ गए? पता नहीं, शायद बाहर मौजूद हो, उन्होंने कहा तो सोफिया तकरीबन भागती हुई गेट तक गई और वहाँ साकिब हसन की गाड़ी न देखकर मायूसी से पलट आई। फिर कदरे तेज़ लहजे में पूछने लगी, आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं अम्मी की रिपोर्ट्स लेने आया हूँ। आपको भी इसी वक्त आना था? उसके लहजे में दुख, तासुब, परेशानी और जाने क्या कुछ था कि शहरोज़ अहमद ज़्यादा नहीं समझे, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि कहीं कोई गड़बड़, कोई गलती ज़रूर होगी। ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन वो कभी यकीन नहीं करेगा। सोफिया पुरसोच अंदाज में जैसे अपने आप से बोली, लेकिन वो सुन कर कहने लगे, क्या बात है, आप परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं। आप जाकर अम्मी की रिपोर्ट्स ले आइए, फिर घर चलते हैं। रिपोर्ट्स मैं कल ले लूँगा, आप आइए। और उसकी हालत के पेश नज़र अपना काम कल पर छोड़कर उसे लेकर बाहर निकल आए। फिर इधर उधर की नज़रें दौड़ाते हुए पूछने लगे, आप आई कैसे थी? मेरा मतलब आपकी गाड़ी। मैं रबिया और साकिब के साथ आई थी। वो इतना कहकर उनकी गाड़ी में बैठ गए और जब उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली तो उनके कुछ पूछने से पहले ही कहने लगी, मैं रबिया से मिलने उसके घर गई थी। वो बीमार थी और साकिब हसन उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। मुझसे गलती ये हुई कि मैं भी उसके साथ चल पड़ी और मज़ीद गलती ये कि जब साकिब ने डॉक्टर की बाबत पूछा तो मैंने बिना सोचे समझे डॉक्टर हुसैन का नाम ले दिया और यहाँ आकर जाई क्या हुआ? वो एक नज़र उस पर डालकर दोबारा सामने देखने लगी। डॉक्टर हसनैन रबिया से उसी पुराने ताल्लुक़ के हवाले से बात करने लगे, यानी उन्होंने उसे बेगम शहरोज़ कहकर मुखातिब किया। माय गॉड, स्टीयरिंग पर उनकी गिरफ्त सख्त हो गई। सितम तो यह कि साकिब हसन भी वही मौजूद था और आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर साहब की तर्ज तखातुब पर उसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ होगा। मैं महसूस कर रही थी कि अगर उसका बस चलता तो वह पहले डॉक्टर हुसैन के गिरेबान पर हाथ डालता, इसके बाद रबिया के टुकड़े कर देता। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, मैं अगर गैर जानिबदारी से बात करूं तो यही कहूँगी कि जहाँ रबिया बेकसूर है वहाँ साकिब हसन का रद्द-ए-अमल भी बिल्कुल फितरी था। वो तो क्या, कोई भी शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी को किसी दूसरे शख्स के साथ मंसूब करके मुखातिब किया जाए। और मज़ीद सितम यह कि आप चले आए। मुझे अगर मालूम होता तो। वो तासुब से बोले, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रही। वो फ़ौरन बोल पड़ी, मुझे तो लगता है जैसे हालात रबिया के ख़िलाफ़ महाज बना लिया। वो कितने ही हाथ पांव क्यों न मारे, हालात को शिकस्त नहीं दे सकती। बहन को दरपेश हालात की संगीनी महसूस करके वो रो पड़ी और उसी तरह रोते हुए, पता नहीं उसके मुकद्दर में ये सब क्यों लिखा गया। इतनी ढेर सारी आजमाइशें, इतने कड़े इम्तिहान और ऐसे कठिन मराहिल, या मैं उन्हें सज़ा से ताबीर करूँ? लेकिन सज़ा भी क्यों? क्या किया है उसने? उसकी सारी ज़िंदगी मेरे सामने खुली किताब की मानित है। कहीं कोई गुनाह, कोई ख़ता नहीं है जो गिरफ्त में आ जाए। फिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ सोफिया। वो उसे रोने से मना करना चाहते थे, लेकिन वो और शिद्दत से रोती चली गई। आप जानते हैं उसे किस कदर सादा है। वो शुरू ही से ऐसी है, साबिर, शाकिर और ज़्यादती चुपचाप सह जाने वाली। अगर कोई उसे तपती रेत पर खड़ा करके ये कह दे कि तुम्हें सारी उम्र यहीं खड़े रहना, तो मैं वसूख से कह सकती हूँ कि वो अपना कसूर पूछे बिना वहीं अपनी ज़िंदगी तमाम कर देगी। उन्होंने घर के सामने गाड़ी रोकी तो कहने लगे, मैं आपका दुख और परेशानी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल बेइख्तियार हूँ। जब बाइख्तियार थे तब क्या किया? वो हर मौके पर यह जताने से बाज नहीं रह सकती थी कि इब्तदा ही से हुई। अब भी तन से बोली तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुराए। मुझे तो रह रहकर रबिया का ख्याल आ रहा है। एक तो वो बीमार है, ऊपर से साकिब हसन पता नहीं उसके साथ। प्लीज़। उन्होंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। फिर कहने लगे, आप खामखा ज़्यादा सोच रही हैं। साकिब हसन उसका शौहर है, मोहब्बत में हर हद फिलांग जाने वाला शख्स। वो अगर कभी कोई ज़्यादती करेगा तो तलाफ़ी भी कर देगा। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, इधर लड़े उधर सुलह हो गई। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप। उसकी शाकी नज़रों से देखने पर एकदम खामोश हो गए। हाथ बढ़ाकर सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबाते हुए कहने लगे,
चलिए आप घर जाइए, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। और आप? मैं एक काम से जा रहा हूँ। अम्मी पूछे तो बता दीजिएगा, और ये भी कि हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाया और फिर ढेर सारे धुएं में अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश की। जो बातें आपने मुझे समझाने की कोशिश की है शहरोज़ भाई, उनसे अपने आप को भी बहला लीजिएगा। वो धुंध के उस पार उनके चेहरे पर नज़रें जमा कर बोली, फिर फ़ौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर गई। और वो जो सोच रहे थे उसके उतरते ही गाड़ी भगा ले जाएंगे। चुपचाप उसकी सूरत देखेगा। मेरी गाड़ी रब्या के घर है, हो सके तो ड्राइवर भेजकर मंगवा लीजिएगा, उसने कहा और उनका जवाब सुने बगैर अंदर चली गई। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।